नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य और कानून, एम्स ऑफ फर्स्ट एड एंड द लॉ पर, जो हमारे नोट्स में दिए गए हैं। जी। तो आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है वो सिर्फ पट्टियां बांधने या चोट पर दवा लगाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये उससे कई ज्यादा गहरा विषय है। हाँ। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। एक व्यक्ति घायल पड़ा है, उसका काफी खून बह रहा है और आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। लेकिन मजे की बात देखिए कि कोई भी आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं कर रहा है। जो कि बहुत ही आम दृश्य है हमारे यहाँ। सही कहा। हर कोई बस या तो अपने फोन से वीडियो बना रहा है या फिर मूक दर्शक बनकर खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है या उन्हें किसी बात का डर है? डर ही होता है ज्यादातर। बिल्कुल, डर पुलिस का, कोर्ट कचहरी के चक्करों का, या फिर ये डर के कहीं मदद करने के चक्कर में वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस डर को समझें। हाँ, और उसे दूर करें। बिल्कुल, आज हम उस कानूनी और नैतिक ढाल को समझेंगे जो एक जीवन रक्षक को बचाती है। हमारे नोट्स की पहली स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प चित्र है। एक तरफ लाल रंग का फर्स्ट एड किट रखा है और ठीक उसी के ऊपर एक जज का हथौड़ा, जिसे हम गैवल कहते हैं, वो रखा हुआ है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये चित्र पूरी की पूरी कहानी एक ही बार में बयां कर देता है। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड वो कोई केवल विज्ञान या मेडिकल कौशल का प्रदर्शन नहीं है। तो फिर वो क्या है? ये मेडिकल विज्ञान और कानून का एक बहुत ही गहरा संगम है। और ये संगम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अनजाने में ही सही एक बेहद जटिल कानूनी क्षेत्र में कदम रख देता है। मतलब उसे पता भी नहीं होता कि वो कानून के दायरे में आ गया है। बिल्कुल। उस आपातकालीन समय में उठाया गया उसका हर एक कदम, हर एक फैसला, वो अपने साथ एक कानूनी परिणाम लेकर आता है। हमारी भावनाएं उस वक्त कह सकती हैं कि अरे तुरंत कुछ भी करके इसकी जान बचाओ। हाँ, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कानून कहता है कि मदद करने का एक सही और सुरक्षित तरीका होता है। जी, अब सुन के तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ये रोचक भी बहुत है। चलिए इसे समझते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्राथमिक चिकित्सा का आखिर सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला और सर्वोच्च लक्ष्य है जीवन की रक्षा करना। जीवन की रक्षा मतलब इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण का उपयोग करना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमारा जो मानव शरीर है वो एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम की तरह है। अच्छा, इमरजेंसी कंट्रोल रूम। हाँ, तो जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उस कंट्रोल रूम में अचानक सायरन बजने लगते हैं, लाल बत्तियां जलने लगती हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो उस वक्त एक इंजीनियर दीवार के उड़ते हुए पेंट या किसी टूटी हुई कुर्सी की चिंता नहीं करता। उसका सबसे पहला काम ये देखना होता है कि मेन पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइन चल रही है या नहीं। क्योंकि अगर वो बंद हो गए तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। एकदम सही। तो क्या मेडिकल साइंस में भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल की भाषा में इस मेन पावर सप्लाई को हम ABC कहते हैं। ABC यानी एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवे मतलब हमारी श्वास नली। हाँ, किसी भी आपात स्थिति में एक प्राथमिक उपचारकर्ता का सबसे पहला काम मृत्यु को रोकना होता है। अगर श्वासन नली यानी एयरवे में कोई रुकावट है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। और ऑक्सीजन के बिना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। सही कहा। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बस कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगेंगी। इस स्थिति को हम ब्रेन डेथ कहते हैं, जो कि अपरिवर्तनीय है ना? हाँ, एक बार ब्रेन डेथ हो गई तो फिर आप मरीज को दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में भी ले जाएं, कोई भी उन्नत इलाज काम नहीं करेगा। मतलब बचावकर्ता के पास समय बहुत ही कम होता है, कुछ मिनटों का खेल है बस। बिल्कुल। इसीलिए जीवन रक्षक उपायों में सबसे ऊपर रखा जाता है CPR देना। इसके अलावा अगर किसी को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो उस खून को तुरंत रोकना, या अगर किसी का दम घुट रहा है, जिसे चोकिंग कहते हैं। हाँ, चोकिंग, उस रुकावट को तुरंत दूर करना। पेशेवर एम्बुलेंस के आने से पहले दी जाने वाली ये जो तत्काल देखभाल होती है ना, यही अक्सर जीवन और मौत के बीच की वो पतली रेखा तय करती है। ठीक है, मैं समझ गया। अब मान लीजिए कि हमने उस कंट्रोल रूम की मेन पावर सप्लाई को किसी तरह चालू कर लिया है। मरीज की सांसें वापस आ गई हैं और खून बहना रुक गया है।
तो क्या फर्स्ट एड का काम वहीं पर खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, यहीं से तो हमारे दूसरे और तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य शुरू होते हैं। दूसरा लक्ष्य है स्थिति को बिगड़ने से रोकना। स्थिति को बिगड़ने से रोकना मतलब जो नुकसान हो गया है उसे वहीं थाम लेना। हाँ, इसका मतलब है कि मरीज को दुर्घटना में जो नुकसान हो चुका है उसे वहीं रोक देना ताकि वो स्थिति और ज्यादा गंभीर न हो जाए। क्या आप इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकती हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर दुर्घटना के तुरंत बाद लोग मरीज के हाथ पैर पकड़कर उसे उठाकर बस किसी तरह गाड़ी में ठूंसने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है, अक्सर वही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में या पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। अब अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति उसे गलत तरीके से उठा लेता है या खींचता है तो हड्डी अपनी जगह से खिसक सकती है। बिल्कुल, वो टूटी हुई हड्डी किसी प्रमुख नस या अंदरूनी ऊतक को काट सकती है। सोचिए, जो मरीज सिर्फ एक टूटे हुए पैर के साथ अस्पताल जा सकता था, वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। एकदम सही। इसलिए स्थिति को बिगड़ने से रोकने का सबसे पहला मतलब है फ्रैक्चर को स्थिर करना, उसे हिलने डुलने से रोकना। और खुले घावों के मामले में क्या होता है? खुले घावों पर तुरंत साफ पट्टी बांधना जरूरी है ताकि बाहर के कचरे या बैक्टीरिया से संक्रमण ना फैले। अनावश्यक हरकतों से बचना ही मरीज को और अधिक खतरों से बचाने का सबसे अच्छा उपाय है। ये तो बात हो गई शारीरिक नुकसान को रोकने की, लेकिन हमारे नोट्स में जो तीसरा लक्ष्य दिया गया है, रिकवरी को बढ़ावा देना, उसमें एक शब्द मेरा ध्यान बहुत खींचा है। कौन सा शब्द? वो शब्द है सांत्वना देना, जिसे अंग्रेजी में रीएश्योरेंस कहते हैं। क्या वाकई आपात स्थिति में जब खून बह रहा हो तब सिर्फ मीठी बातें करना इतना काम आता है? देखिए, इसे सिर्फ मीठी बातें समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के विज्ञान से है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति अचानक किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका शरीर और दिमाग एक गहरे सदमे में जा सकता है। इसे मेडिकल भाषा में शॉक कहते हैं। मतलब ये सिर्फ डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। हाँ, शॉक एक बहुत ही गंभीर मेडिकल स्थिति होती है जहाँ शरीर का ब्लड प्रेशर अचानक से एकदम गिर जाता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता। ओह, तो घबराहट से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई मददगार मरीज के पास जाकर शांत स्वर में कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, सब ठीक हो जाएगा, तो इससे मरीज का घबराहट का स्तर कम होने लगता है। और उससे उसका ब्लड प्रेशर शायद स्थिर होने लगता होगा। सही कहा, उसकी हृदय गति स्थिर होने लगती है। इसके साथ ही उसे सही स्थिति में लिटाना बहुत जरूरी है। सही स्थिति से आपका क्या मतलब है? जैसे कि अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे थोड़ा बैठा देना, या अगर वो बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में करवट दिलाकर लिटाना। अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें रिकवरी को तेज करती हैं। हाँ, ये सभी चीजें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर रिकवरी को बहुत तेजी से बढ़ावा देते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि मनोविज्ञान भी फर्स्ट एड का इतना अहम हिस्सा होता है। खैर, इसके बाद हमारे पास चौथे और पांचवें लक्ष्य आते हैं, दर्द से राहत और प्रारंभिक चिकित्सा सहायता की व्यवस्था। बिल्कुल। दर्द कम करने के लिए चोट पर कोल्ड कंप्रेस लगाना या सही तरीके से पट्टी बांधना, ये तो समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि फर्स्ट एड कोई अंतिम इलाज नहीं है ना? एकदम सही। फर्स्ट एड का अंतिम लक्ष्य हमेशा यही होता है कि मरीज को सुरक्षित रूप से पेशेवर डॉक्टरों के हाथों में सौंप दिया जाए। मतलब एम्बुलेंस को कॉल करना? हाँ, त्वरित रेफरल, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करना और उन्हें घटनास्थल की सटीक जानकारी देना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या इसके अलावा कुछ अन्य लक्ष्य भी होते हैं? हाँ, कुछ द्वितीयक लक्ष्य भी होते हैं, जैसे आगे चलकर होने वाले जटिलताओं को रोकना, मरीज का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग करना। चलिए इसे समझते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या करना है, लेकिन किस क्रम में करना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्रम बहुत अहम होता है आपात स्थिति में। हमारे नोट्स में इसके लिए एक सुनहरा नियम दिया गया है, DRABC अप्रोच। हमने अभी ABC पर तो काफी लंबी चर्चा कर ली, लेकिन इस फॉर्मूले में A से पहले D और R आते हैं। बिल्कुल, D और R। D का मतलब है डेंजर यानी खतरा, और R का मतलब है रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया।
मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जब सामने किसी की जान जा रही हो तो हम सबसे पहले खतरा क्यों खोज रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, हमारी जो मानवीय वृत्ति है वो हमेशा कहती है कि तुरंत दौड़कर जाओ और मदद करो। हाँ, हम बिना सोचे समझे बस भागते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। मान लीजिए कि एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई है और हाई टेंशन तार उस कार के ऊपर गिरा हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। अब कार के अंदर एक व्यक्ति बेहोश है। अगर कोई मददगार बिना सोचे समझे बस भावनाओं में बहकर दौड़ता है और उस कार को छू लेता है तो क्या होगा? उसे भी करंट लग जाएगा और अब वहां एक की बजाय 2 मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल, एक मृत नायक किसी के काम नहीं आता। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, एक मृत नायक किसी के काम नहीं आता। हाँ, बचावकर्ता अगर खुद ही खतरे में पड़ जाए तो वो न तो अपनी मदद कर पाएगा और न ही उस मरीज की। इसलिए डी यानी डेंजर सबसे पहला कदम है। मतलब पहले रुककर हालात का जायजा लेना है। सही कहा। पहले आसपास के माहौल को देखें। क्या वहां आग लगी है? क्या तेज ट्रैफिक आ रहा है? क्या कोई विषैली गैस लीक हो रही है? पहले खुद को सुरक्षित करें, फिर मरीज तक पहुंचे। समझ गया। और आर यानी रिस्पॉन्स का क्या काम है यहाँ? जब आप सुरक्षित रूप से मरीज के पास पहुंच जाते हैं तो एबीसी शुरू करने से पहले आपको ये जांचना होगा कि क्या मरीज वाकई में बेहोश है। मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हो। हाँ, हो सकता है वो सदमे में आंखें बंद किए हो। आप उसके कंधों को थपथपाते हैं और जोर से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं? और अगर वो जवाब दे दे तो? अगर वो प्रतिक्रिया देता है तो इसका मतलब है कि वो सांस ले रहा है और उसका दिल धड़क रहा है। तो आपको सीपीआर देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तब आप तुरंत अपने एबीसी प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट एड में भावनाओं से ज्यादा एक शांत दिमाग की जरूरत होती है। निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, शांत रहें, तेजी से कार्य करें, कोई और नुकसान ना पहुंचाएं और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका कुशलता से उपयोग करें। बिल्कुल। अब इस चर्चा को उस दिशा में मोड़ते हैं जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था, यानी कानून। हाँ, ये सबसे जटिल हिस्सा है। ये वो जगह है जहां हमारे अच्छे इरादों का सामना कठोर नियमों से होता है। तो ये कानूनी जिम्मेदारी क्या होती है और ये हमारी आम नैतिक जिम्मेदारी से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। देखिए, एक आम इंसान के लिए सड़क पर किसी अनजान घायल व्यक्ति की मदद करना एक नैतिक कर्तव्य हो सकता है। हाँ, ये तो हमारी इंसानियत है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति मदद नहीं करता है और बस वहां से चला जाता है तो शायद समाज उसे बुरा भला कहेगा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी मदद करने की, है ना? सही कहा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये सिर्फ नैतिकता नहीं रह जाती, ये एक सख्त कानूनी कर्तव्य बन जाता है। तो ये कैसे तय होता है कि कब ये एक नैतिक विकल्प है और कब एक कानूनी अनिवार्यता? ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है: प्रशिक्षण, आपकी पेशेवर स्थिति और अधिकार क्षेत्र। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मान लीजिए एक डॉक्टर है या एक ऑन ड्यूटी पैरामेडिक है। उनकी पेशेवर स्थिति ऐसी है कि जब वे अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो एक मरीज की देखभाल करना उनका सख्त कानूनी कर्तव्य बन जाता है। और अगर वो ऐसा करने से मना कर दे तो? अगर वे मना करते हैं तो उन पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। लेकिन एक आम नागरिक के लिए जो बस वहां से गुजर रहा हो? आम नागरिक के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और यहीं पर भारत का 2016 का गुड समैरिटन कानून तस्वीर में आता है। ये कानून वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है हमारे देश के लिए। बिल्कुल है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये गुड समैरिटन कानून एक अदृश्य छाते की तरह है। अदृश्य छाता कैसे? देखिए, जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो लोग अक्सर पुलिस की पूछताछ, अस्पताल के बिलों के भुगतान के दबाव या कोर्ट में बार बार गवाही देने के डर से पीछे हट जाते हैं। हाँ, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। तो ये कानून मदद करने वाले इस फरिश्ते को नागरिक और आपराधिक मुकदमों की बारिश से बचाता है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। इस कानून के पीछे का जो इतिहास है ना, वो भी समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मारे जाते थे क्योंकि गोल्डन आवर में, यानी दुर्घटना के तुरंत बाद के शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण 1 घंटे में उन्हें कोई भी अस्पताल नहीं ले जाता था। लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते थे। हाँ, तो इस बहुत ही गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कुछ बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। वे दिशा निर्देश मुख्य रूप से क्या हैं?
इसके मुख्य बिंदु ये है कि यदि कोई भी आम नागरिक आपात स्थिति में पूरी सद्भावना के साथ किसी घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उस पर कोई भी कानूनी या आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता। भले ही मदद करते वक्त उससे कोई गलती हो जाए। हाँ, भले उससे अनजाने में कोई गलती हो जाए, जब तक कि वो भारी लापरवाही का मामला न हो उसे सजा नहीं मिलेगी। और पुलिस पूछताछ का क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस किसी भी मददगार को अपनी पहचान बताने, अपना पता देने या अदालत में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मतलब ये पूरी तरह से उस मददगार की इच्छा पर निर्भर करता है। एकदम सही। ये तो सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो कानून एक रक्षक की तरह आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच भी है। जब हम सहमति यानी कंसेंट और लापरवाही वाले हिस्से पर आते हैं तो चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। हाँ, यहाँ पर लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होती है। मेरा यहाँ एक सीधा सा सवाल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसका खून बह रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से होश में है। ठीक है। मैं उसकी मदद करने जाता हूं, लेकिन वो मुझे देखकर चिल्लाकर कहता है कि मुझे मत छुओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही आम स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं जबरदस्ती उसकी पट्टी बांध सकता हूं? क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इससे उसकी जान बच जाएगी। कानून की नजर में इसका एक ही जवाब है और वो है बिल्कुल नहीं। क्या मैं उसकी जान नहीं बचा सकता? नहीं, ये प्राथमिक चिकित्सा का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है जिसे सहमति का मैट्रिक्स कहा जाता है। तो कानून क्या कहता है इस बारे में? कानून हर व्यक्ति की स्वायत्ता यानी उसके शरीर पर उसके अपने अधिकार का सबसे ज्यादा सम्मान करता है। मतलब उसका शरीर, उसकी मर्जी? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति होश में है और स्पष्ट रूप से मदद लेने से मना कर रहा है और फिर भी आप उसे जबरदस्ती छूते हैं या उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं तो आप पर मारपीट या हमले का आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। बाप रे! जान बचाने की कोशिश के बदले मेरे ऊपर ही मारपीट का मुकदमा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर इंसान को ये तय करने का कानूनी अधिकार है कि उसके शरीर के साथ क्या किया जाए। इसलिए जब भी मरीज होश में हो, एक उपचारकर्ता को हमेशा स्पष्ट सहमति लेनी होती है। स्पष्ट सहमति कैसे लेते हैं? आपको पास जाके पूछना होगा कि मैं फर्स्ट एड में प्रशिक्षित हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? और ये सहमति मौखिक भी हो सकती है? हाँ, ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। लेकिन क्या होगा अगर मरीज बेहोश है या मान लीजिए वो इतने गहरे सदमे में है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है? तब तो मैं उससे पूछ नहीं सकता ना कि मदद करूं या नहीं। उस स्थिति में कानून एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण अपनाता है। इसे निहित सहमति या इम्प्लाइड कंसेंट कहते हैं। निहित सहमति, ये क्या होती है? कानून ये मान लेता है कि अगर वो व्यक्ति होश में होता और उसे पता होता कि उसकी जान जा रही है तो वो निश्चित रूप से मदद मांगता। अच्छा, तो हम मानकर चलते हैं कि वो मदद चाहता है। बिल्कुल। इसलिए जीवन घातक स्थिति में किसी बेहोश मरीज का इलाज करना पूरी तरह से वैध है। समझ गया। और नोट्स में एक और सहमति का जिक्र है। हाँ, एक तीसरी प्रकार की सहमति भी होती है, सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये कहाँ काम आती है? ये आमतौर पर अस्पतालों में होती है, जहां डॉक्टर मरीज को इलाज शुरू करने से पहले उसके सभी जोखिमों और फायदों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सहमति का ये पूरा गणित मुझे समझ में आ गया। अब लापरवाही या नेग्लिजेंस की बात करते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले सुना था कि गुड समैरिटन कानून सद्भावना में की गई मदद को बचाता है, लेकिन भारी लापरवाही को नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो ये लापरवाही कानूनी रूप से कैसे तय होती है? मतलब अदालत कैसे जानेगी कि मैंने लापरवाही की या नहीं? कानून में लापरवाही को साबित करने के लिए एक पूरा त्रिकोण देखा जाता है। इसमें 3 चीजें एक साथ साबित होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला, देखभाल का कर्तव्य मौजूद होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है। दूसरा, उस कर्तव्य का उल्लंघन होना चाहिए, यानी जो मानक प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया। ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और तीसरा, उस उल्लंघन के सीधे परिणाम स्वरूप मरीज को कोई नुकसान हुआ होना चाहिए। अच्छा, जब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में जुड़ते हैं तभी वो कानूनी रूप से लापरवाही मानी जाती है। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आप एक प्रशिक्षित फर्स्ट एडर हैं। आपने सड़क पर एक मरीज की मदद करने की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है। अब मरीज के पैर से बहुत तेजी से खून बह रहा है, लेकिन आप उस बहते खून वाले घाव को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। और मैं बस उसे पानी पिलाने लग जाता हूँ। हाँ,
आप उसे बस पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खून बह जाने से मर जाता है। तो ये लापरवाही होगी। हाँ, ये उचित देखभाल प्रदान करने में आपकी विफलता है। या फिर इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जी बताइए। किसी को सीपीआर देते समय आप इतनी गलत और आक्रामक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी पसलियां टूटकर सीधा उसके फेफड़ों में घुस जाती हैं। ओह, ये तो बहुत भयंकर है। कानून ये मानता है कि आपको हमेशा अपनी क्षमता और अपने प्रशिक्षण के दायरे में रह के ही काम करना चाहिए। मतलब कुछ ना जानने से बेहतर कुछ करना तो है, लेकिन जो काम आपको बिल्कुल नहीं आता उस पर वहां हाथ आजमाना समझदारी नहीं है। एकदम सही। कोई नया प्रयोग नहीं करना है वहां। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में दिया है कार्य करने का कर्तव्य और परित्याग। ड्यूटी टू एक्ट एंड अबैंडनमेंट। हाँ, तो अभी हमने बात की कि आम जनता के लिए दुर्घटना के समय मदद करना एक नैतिक विकल्प है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूं, मैंने सड़क पर एक घायल व्यक्ति को देखा, मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। मैंने उसके घाव पर दबाव बनाया ताकि खून रुक जाए। बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि यार मुझे अपनी ऑफिस की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है, या फिर मुझे अपनी कोई फ्लाइट पकड़नी है। तो क्या मैं बीच में ही उस व्यक्ति को वहीं सड़क पर छोड़कर जा सकता हूँ? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट और सख्त है। नहीं, आप उसे बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों? कानूनी भाषा में इसे परित्याग या अबैंडनमेंट कहा जाता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन मुझ पर तो मदद करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी ना शुरुआत में। मैंने तो बस अपनी मर्जी से अच्छे इरादे से शुरुआत की थी। आपकी बात सही है कि बाध्यता शुरू में नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी मदद करने का फैसला किया और अपनी तरफ से देखभाल शुरू की, आपने एक कर्तव्य अपने ऊपर ले लिया। ये तो फंसने वाली बात हो गई। इसके पीछे का तर्क समझिए। जब आप किसी मरीज की देखभाल कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आसपास से गुजरने वाले अन्य लोग या कोई डॉक्टर ये सोचकर रुकना बंद कर दें कि अरे उसे तो मदद मिल रही है, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो होता है। लोग सोचते हैं मामला संभल गया है। अब अगर आप अचानक से अपना काम छोड़कर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तो आपने उस मरीज को उस स्थिति से भी बदतर हालत में छोड़ दिया है जिसमें वो पहले था। क्योंकि अब कोई दूसरा उसकी मदद के लिए शायद नहीं आएगा। बिल्कुल। ओहो, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। इसलिए कानून बहुत स्पष्ट कहता है कि एक बार जब आप देखभाल शुरू कर देते हैं, तो उचित हैंडओवर सुनिश्चित किए बिना आप मरीज को नहीं छोड़ सकते। हैंडओवर से आपका क्या मतलब है? हैंडओवर मतलब आपको तब तक वहां मरीज के साथ रहना होगा जब तक कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, कोई डॉक्टर ना आ जाए, या आपसे बेहतर प्रशिक्षित कोई व्यक्ति वहां आकर उस मरीज की जिम्मेदारी आपसे न ले ले। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब मदद शुरू करने से पहले आपको ये कमिटमेंट लेना होगा कि आप इसे अंत तक निभाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम अपनी चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो मेडिकल दुनिया के कुछ छिपे हुए लेकिन बहुत ही जरूरी नियमों पर आधारित है, जैसे गोपनीयता, दस्तावेजीकरण और मेडिको लीगल मामले। ये बहुत ही व्यवहारिक पहलू। हाँ, फर्स्ट एड में अक्सर लोग गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ, जबकि गोपनीयता हर मेडिकल प्रक्रिया का, यहाँ तक कि फर्स्ट एड का भी एकदम मूल आधार होती है। ऐसा क्यों? फर्स्ट एड में क्या गोपनीयता? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति की आपात स्थिति में मदद कर रहे होते हैं, तो आपको उसके शरीर, उसकी छुपी हुई बीमारियों या उसकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में बहुत सी संवेदनशील बातें पता चल सकती हैं। जैसे कि उसकी जेब से कोई मेडिकल कार्ड मिल जाए। हाँ, तो एक फर्स्ट एडर का ये कानूनी और नैतिक कर्तव्य है कि वो इस जानकारी को हमेशा गुप्त रखें। क्या हम ये बातें किसी को नहीं बता सकते? इसका प्रकटीकरण या खुलासा केवल 2 ही स्थितियों में किया जा सकता है। या तो रोगी खुद आपको अपनी स्पष्ट सहमति दे, और दूसरी स्थिति? या फिर कानून द्वारा इसकी मांग की जाए, जैसे कि अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। मतलब मैं दोस्तों के साथ बैठकर गॉसिप नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी मरीज की जानकारी को सार्वजनिक मंच पर या दोस्तों के साथ गॉसिप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक कानूनी अपराध हो सकता है। समझ गया। और दस्तावेजीकरण यानी रिकॉर्ड रखने के बारे में क्या ख्याल है? आपात स्थिति में तो लोगों के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, वहां भला कॉपी पेन लेकर कौन बैठता है? ये सच है कि आपात स्थिति में ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के लिए ये बेहद आवश्यक है। तो क्या पूरी घटना की कहानी लिखनी होती है? नहीं नहीं, आपको कोई बहुत लंबा निबंध नहीं लिखना है। बस ये मुख्य बातें नोट करनी है कि घटना किस समय हुई,
मरीज की स्थिति क्या थी और आपने अपनी तरफ से क्या विशिष्ट उपचार प्रदान किया। इससे क्या फायदा होगा? ये न केवल आपको कानूनी रूप से बचाता है कि आपने सही प्रक्रिया का पालन किया था, बल्कि जब आप मरीज को अस्पताल सौंपते हैं तो ये चिकित्सा निरंतरता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सा निरंतरता मतलब डॉक्टरों के लिए? हाँ, डॉक्टरों को पता होना चाहिए कि पिछले 1 घंटे में मरीज के साथ क्या क्या हुआ है, उसे कौन सी दवा दी गई है या कौन सा उपचार दिया गया है। सही बात है। हाँ, इसी हिस्से में मानक सावधानियों यानी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का भी उल्लेख किया गया है हमारे नोट्स में। हाँ, पीपी किट वाला हिस्सा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दस्ताने पहनना या मास्क लगाना तो सिर्फ अपनी साफ सफाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ इसे एक कानूनी आवश्यकता बताया गया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना क्रॉस संक्रमण को रोकता है। क्रॉस संक्रमण कैसे? सड़क पर क्या होता है, खून, कांच, शरीर के तरल पदार्थ, ये पीपीई न केवल मरीज को बाहर के बैक्टीरिया से बचाता है, बल्कि बचावकर्ता को भी सुरक्षित रखता है। मतलब बचावकर्ता को कोई बीमारी ना हो जाए? हाँ, मरीज के खून या शरीर के तरल पदार्थों से फैलने वाली गंभीर बीमारियों जैसे HIV या हेपेटाइटिस से बचावकर्ता को बचाता है। तो ये सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं, एक लीगल प्रोटोकॉल भी है। एक सही प्रक्रिया का पालन करना कानूनी रूप से अपेक्षित है। और जब बात भारत में मेडिको लीगल मामलों की आती है तो हम सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटना इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। जी बिल्कुल। हमारे नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा नियम दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि अस्पताल दुर्घटना के शिकार मरीजों को भर्ती करने से ही मना कर देते थे और कहते थे कि पहले जाकर पुलिस को बुलाओ। हाँ, और इसी चक्कर में इस देरी की वजह से कई जानें चली जाती थीं। जी, अब क्या बदलाव आया है? अब कानून बहुत सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न स्वास्थ्य अधिनियमों के अनुसार किसी भी अस्पताल या क्लिनिक को कानूनी औपचारिकताओं का बहाना बनाकर तत्काल उपचार देने में देरी करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब उन्हें पहले इलाज करना ही होगा? बिल्कुल। पुलिस केस या कागजी कार्रवाई वो बाद में होती रहेगी, लेकिन उनका पहला काम मरीज की जान बचाना हाँ, है। ये बहुत अच्छा नियम है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान अब इसी गुड समैरिटन मानसिकता को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ये सब जानकर तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एड सिर्फ कुछ पट्टियां बांधना भर नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, एक पूरा इकोसिस्टम है। अब हम इस संपूर्ण मास्टर स्टडी गाइड के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, जहां हम इन सभी नियमों, कानूनों और उद्देश्यों को एक नैतिक कंपस के साथ जोड़ते हैं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बेहतरीन संश्लेषण है। देखिए, चिकित्सा नैतिकता के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत होते हैं। वो 4 सिद्धांत क्या हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो आज हमने जो कुछ भी सीखा वो इन्हीं 4 खंभों पर टिका है। पहला सिद्धांत है भलाई या बेनिफिसेंस। भलाई, जिसका अर्थ है हमेशा अच्छा करना। हाँ, और ये हमारे पहले और तीसरे लक्ष्य यानी जीवन की रक्षा और रिकवरी को बढ़ावा देने से सीधा जुड़ता है। दूसरा सिद्धांत है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, जिसका अर्थ है रोगी के स्वतंत्र निर्णयों का सम्मान करना। बिल्कुल। इसे हम स्पष्ट रूप से उस सहमति वाले नियम से जोड़ सकते हैं जिस पर हमने बात की थी। भले ही हम किसी का भला चाहते हो, हम उस पर अपना फैसला थोप नहीं सकते। एकदम सही। तीसरा सिद्धांत है नुकसान न पहुंचाना या नॉन मेलेफिसेंस। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि भले ही आप कुछ बहुत अच्छा न कर पाएं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा न करें जिससे मरीज की स्थिति और खराब हो जाए। तो ये सीधे तौर पर स्थिति बिगड़ने से रोकने और लापरवाही से बचने वाले हिस्से से जुड़ गया। हाँ, और चौथा सिद्धांत है न्याय या जस्टिस, जिसका मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को उचित और समान देखभाल मिलनी चाहिए। तो ये हमारे कार्य करने के कर्तव्य और परित्याग न करने वाले सख्त नियमों से जुड़ा हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार वैचारिक ढांचा है और मैं सभी श्रोताओं को ये भी रेखांकित करना चाहूंगी कि आज हमने जिस भी विषय पर चर्चा की है उसका आधार बहुत ही प्रामाणिक है। हाँ, हमारे सोर्सेज बहुत सॉलिड हैं। इन नोट्स में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बेसिक इमरजेंसी केयर, इंडियन रेड क्रॉस की ट्रेनिंग मैनुअल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का सीधा संदर्भ लिया गया है। मतलब ये कोई साधारण इंटरनेट वाली जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही उच्च स्तर और प्रमाणित जीवन रक्षक ज्ञान है। सही कहा। हमने आज जो समझा वो केवल एक मेडिकल कौशल नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण कानूनी और नैतिक इकोसिस्टम है जो एक इंसान की जान बचाने वाले फरिश्ते के इर्द गिर्द बुना गया है। बिल्कुल।
और आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हमने देखा कि 2016 से गुड समैरिटन कानून लागू है। कानून तो अब हमारी पूरी रक्षा कर रहा है, अदालतें भी हमारे साथ खड़ी हैं। हाँ, सब कुछ मददगार के पक्ष में है। लेकिन क्या एक समाज के रूप में हमारा अपना नैतिक कंपस बदला है? क्या हमने मानसिक रूप से उस गुड समैरिटन मानसिकता को पूरी तरह अपना लिया है? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई भी व्यक्ति सड़क पर किसी अनजान को संकट में देखे, तो उसे आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि अब उसे रोकने वाली चीज कोई कानून है या सिर्फ उसके अपने अंदर की झिझक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।